रियांश। यस सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सर एम्फिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया था। यस सर। फार्मूला मास बता चुका हूं मैं आप लोगों को। यस सर। सर वो होगा जी। लिमिटिंग रीजेंट। वो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोइशियोमेट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर का 1 मिनट लिखने। हेलो, am I audible to all of you? आशीष, कोई नए नए स्टूडेंट है क्या इसमें? अनजाना। हेलो, आयुषी, आरुषि नहीं आई है आज। और पास, चलिए ठीक है। हमारे पास जो आज टॉपिक आता है वो आता है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बेसिकली मोल के कैलकुलेशन की बात हो रही है, मेजरमेंट वगैरह मोल वगैरह का होगा, उसी की बात हो रही है। देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ इसमें कि इक्वेशन का मतलब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। रिएक्शन क्या कह रहा है कि अपने पास CH4 जो है उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH4 मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में। इस रिएक्शन को सही से लिखने दीजिए पहले, 1 मिनट। CH4 गैसियस स्टेट में प्लस O2 गैसियस स्टेट में विल गिव CO2 गैसियस स्टेट में प्लस H2O, इसको भी मैंने ले लिया गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे होगा जरा बताइएगा। CH4 है तो 2H2O करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये रिएक्शन से आप लोग रूबरू हो चुके हैं, ये कंबसन रिएक्शन है। जब भी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी देता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, जरा बताइएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आता है, क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? सर एक्स वन 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 क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं लिख दूं एक्स क्यूब का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? वन 1 है। अगर मैं ये बोलूं कि x3 का कोएफिशिएंट क्या है तो क्या होगा? 1। तो मतलब बेसिकली हम मल्टीप्लाइड टर्म देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए 2x4 लिखा, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? सर 2। 2 होगा, सबको पता है 2 होगा कि नहीं? यस तो जो सर। मल्टीप्लाइड टर्म होता है वही होता है कोएफिशिएंट, जिसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, CH4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए। 1 O2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 2 CO2 का स्टोइशियोमेट्रिक और 1 कोएफिशिएंट और H2O का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ठीक है।
क्लियर है। अब देखिए इसको लिखते कैसे हम ऐसे लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन O2 to give to give 1 मोल of CO2 and 1 मोल of sorry 2 मोल of H2O। तो ये सारा जो कंपैरिजन है बेसिकली कोएफिशिएंट पे है, केमिस्ट्री में बोले तो स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे है। 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 मोल of O2 to give 1 मोल of CO2 and 2 मोल of 2H2 H2O। ठीक है, 2H2O नहीं, H2O, 2 मोल बोल दिया आपने, वो अंडरस्टूड है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये मोल के टर्म में था, किसके टर्म में था? मोल के टर्म में था। अब मॉलिक्यूल के टर्म में लिखूंगा मैं। मॉलिक्यूल के टर्म में कैसे लिखूंगा? 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 reacts with 2 molecule of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग? Yes. 2 molecules of H2O। ठीक है। Yes, sir. अब देखिए ये मोल के टर्म में हो गया, मॉलिक्यूल के टर्म में हो गया। अब वॉल्यूम के टर्म में करेंगे हम लोग। किस में करेंगे? वॉल्यूम के टर्म में करेंगे। तो एक बात बताइए, 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होता है? 1 मोल इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम होता है? 6. कौन बताएगा? आयुषी, अंजना, कौस्तुभ, श्रेयांश। अच्छा, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है ये बताइए जरा मुझे। Sir, 1 मोल 6.023 into 10 raised to the power 23. क्या है? ये क्या है जो आपने बोल दिया अभी? 6.023 इंटू 10 raised to the power 23। व्हाट इज दिस? The 1 mole की वैल्यू 1 मोल की वैल्यू किसके टर्म में? Sir, Avogadro number. अरे Sir. नंबर के टर्म में, नंबर के टर्म में, पार्टिकल। मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो ये दिखाया था आप लोगों के, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। ये आपके मास के टर्म में भी हो जाएगा, ये आपके वॉल्यूम के टर्म में भी हो जाएगा, ये आपके नंबर के टर्म में भी हो जाएगा। बोला था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तीन फॉर्मूला लिखवाया था मैं नंबर ऑफ मोल्स का। अब यहाँ देख Yes, sir. लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। होता है कि नहीं ये बताइए जरा। Yes, Yes, sir. sir. अब एक बात Yes, sir. बताइए, अगर मैं बोलूं कि 96 पेन्स है मेरे पास, तो इसका डजन निकालिए, तो डजन कितना होगा? किससे डिवाइड करेंगे जल्दी बताइए जरा। Sir, 12 से 12 से डिवाइड करेंगे। बचपन से याद है डजन दर्जन हमारे जिंदगी में आते जाते रहता है, याद है? कोई भी पूछा बड़ा 12 से डिवाइड किया कितना आएगा? 8. 8 आ जाएगा डजन, 8 डजन आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे, अगर हमें डजन निकालना है तो हमने किससे, जिस नंबर से डिवाइड किया 12 से, वो क्या है? 1 डजन के बराबर है, तभी तो हमने डिवाइड किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, या sir. कि नहीं? बात समझिए यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ डजन निकालना है तो जिससे डिवाइड किया है आपने 12 से, यानी 1 डजन के बराबर है। Yes, sir. तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं आप, और किससे डिवाइड कर रहे हैं? मोलर मास से। मोलर मास से यानी 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड किया, यानी यहाँ पे भी 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा? 22.4 लीटर होगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ तो सबको याद रहता है भाई कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to the power 23. 23. 23। 23. तो ये सबका वैल्यू है ना। ये नंबर ऑफ पार्टिकल में 1 मोल इज इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, ये मास में 1 मोल इज इक्वल टू दिस होता है, और ये वॉल्यूम में 1 मोल इज इक्वल टू दिस होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग कोई एक ही याद रखते हैं, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो 1 मोल के बराबर है।
जैसे डजन में किया, कभी भी नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 डजन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे बस फर्क इतना है कि 3 अलग अलग मेजरमेंट होता है, मतलब अलग अलग, जैसे मास वॉल्यूम नंबर की बात करने लगता है, लेकिन जिसमें जिससे डिवाइड करते हैं वो उस 1 मोल के बराबर होता है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. यस सर। चलिए लिखिए जरा फटाफट। अच्छे से पढ़िए आप लोग, अभी मौका आप लोगों के पास। 11th में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है? लगातार पढ़िए आप लोग, समझ में आ रहा है? एक फिक्स रूटीन पे अपना पढ़ते रहिए रेगुलर। हो गया? Yes, sir. ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, करा चुका हूँ मैं। एक मिनट लिए। आशीष, आशीष यस सर। कौस्तुभ, चलिए ये समझ में आ गया, सबको समझ में आया? ये मैं Yes. Yes. यस ये सर। Yes, sir. क्लियर होना चाहिए अभी आप लोगों को। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास क्यों लिख रहा हूँ, और उसका रीजन मैंने बता दिया। नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए आपने 12 से डिवाइड किया क्योंकि 1 डजन इक्वल्स टू दैट होता है, ठीक है? चलिए इसको क्लियर करता हूँ मैं। अब आते हैं अपने सिलेबस पे जहाँ थे हम लोग। तो मैंने 2 टर्म में लिख दिया है, मैंने इसको 2 टर्म में लिख दिया है। 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 mole of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख दिया, मोल भी लिख दिया। अब वॉल्यूम के टर्म में लिखूंगा, तो जरा बताएंगे आप लोग 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होगा? 22.4. कितना होगा? So 22.4 liter. सूर्यांश आप म्यूट करिए। 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होगा कि नहीं? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। अभी लिखवाया था मैं। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है? 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, ठीक है? कितने से रिएक्ट हो रहा है? 2 Sir, मोल से रिएक्ट हो रहा है। 45.4 liter. 44.8 लीटर of O2 to give 22.4 लीटर ऑफ, बताइए, CO2 एंड 44.8 लीटर ऑफ H2O। H2O। देखिए बहुत सारे बुक में NCERT में भी लिखा होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर। कोई भी ले सकते हैं आप लोग, बहुत सारे बुक में इधर उधर, किसी में 22.4, किसी में 22.7 लिखा है, ठीक है? आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 Yes. लीटर होता है, तो इसके टर्म में लिख दिया मैंने 22.4 CH4। ये वॉल्यूम के टर्म में किसको समझ में नहीं आया बता दे? आयुषी, आरुषि, आशीष, सूर्यांश, कौस्तुभ, वालिया। यस सर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम किसके टर्म में करेंगे पता है? मास के टर्म में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका? 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक है? मास के टर्म में करना है। किसके मास के टर्म में करना है? CH4 के मास। तो 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? CH4 की। 1 मोल में ये CH4 का मोलर मास कितना होगा? Sir, 16 gram. 16 ग्राम। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, ठीक है? यहाँ 2 मोल है, यहाँ पे क्या है आपका? 2 मोल है Sir, O2, 66 2 gram. into ठीक है? 32. तो देखिए O2 का 1 मोल के लिए 32 होगा, 1 मोल के लिए O2 का कितना होगा? 32 होगा, 32. ठीक है? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 into 32 लिख सकते हैं। 32 Yes. ग्राम ऑफ O2 टू गिव
ठीक है, 44 यहाँ 1 मोल है 44 ग्राम। 44 ग्राम निकाल सकते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड यहाँ 2 मोल है तो 2 इंटू H2O के कितना होता है 18 18 ग्राम ऑफ H2O। लिख सकते हैं कि नहीं? yes sir Yes, sir. यस सर। लिखिए जरा। लिख लिया आप लोगों ने? आ गया? कॉस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए एक चीज, यहाँ से हम मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास पता है, यस तो सर। गिवन Yes. मास होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम मोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। yes sir चलिए देवांश अब आ रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? स्लाइड yes चेंज sir करूँ? स्लाइड, Yes. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो टॉपिक आता है, ठीक है, चलिए इस टॉपिक से पहले मैं एक चीज़ कराऊंगा, वो लिखिए जरा। जरा सही से रिएक्शन सोच लेने दीजिए। जिस जिस टर्म में मैंने एक्सप्रेस किया है CH4 वाले कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, उस टर्म में इसको एक्सप्रेस करिए फटाफट। कर सकते हैं? हेलो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस Yes. सर। तो करिए, सब कोई खुद से करेगा। देवांश, देवांश, am I audible to you? देवांश, आरुषि,
हेलो, ओके ओके, योर माइक इज नॉट Yes, sir. वर्किंग। रुक जाइए रुक जाइए। ओके देन टेक ए स्क्रीनशॉट देवांश। मैं अभी के स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पहले स्लाइड से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डन, वेरी गुड। ये वाला लीजिए। और ये वाला करिए। ओके वेरी गुड। अब उसको पढ़िए जरा। हो गया सूर्यांश? तो चलिए जरा, इधर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, सब कोई देखे। जो देखिए यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है मैथ्स में, जो मल्टीप्लाइड टर्म होता है। अगर यहाँ पे 3x² है, मल्टीप्लाइड टर्म 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4x³ है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, H2 का 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2 react with 1 mole of Cl2 to give 2 mole of HCl। ये मोल के टर्म में मैंने पहला लिख दिया। दूसरा लिखूंगा मॉलिक्यूल के टर्म में, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 react with 1 molecule of Cl2 to give 2 molecule of HCl, 2 molecule of HCl। ठीक है, ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूल के टर्म में। उसके बाद बात करते हैं हम वॉल्यूम के टर्म में। तो यहाँ 1 मोल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22.4 लीटर लिखिए, या 22.7 लीटर लिखिए, ऑफ H2 रिएक्ट विद 22.7 लीटर ऑफ Cl2 टू गिव 2 इंटू 22 यानी 44.8 लीटर ऑफ HCl। ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया। वॉल्यूम के टर्म में होने के बाद हम किसके टर्म में लिख रहे हैं, मास के टर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मास क्या होगा, मोलर मास H2 का 2 ग्राम होगा। तो 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद, अब 1 मोल में Cl2 का कितना होगा, 71 ग्राम ऑफ Cl2 टू गिव Cl2 टू गिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये आप यहाँ पे देखिएगा HCl का कितना होगा 36.5 ग्राम ऑफ HCl। सबका आया क्या, बताइए। Yes, sir. Same है। Yes. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट की। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का अगर डेफिनेशन, ये बेसिकली प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है, ठीक है। प्रोडक्ट को लिमिट कैसे कर देता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अभी के अभी। लिमिटिंग रिएजेंट, लिखिए जरा, द रिएक्टेंट which gets consumed first, which gets consumed first, ठीक है। या फिर limits the amount of product limit the amount of product formed limits the amount of product is called limiting reagent, is called limiting reagent। सबने लिख लिया ये? Yes. Yes, sir. चलिए Yes, अब sir. जरा ध्यान से देखेंगे इसको,
और एक एक बार पढ़ेंगे मन में। और क्या मन में आ रहा है आप लोगों को, बताइए जरा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिकली बहुत ही आसान है ये वीडियो कैसा होता है, एक मिनट रुक जाइए। नो, अच्छा समझ में नहीं आया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाएंगे आपको आज सैंडविच कैसे बनाते हैं, और सैंडविच से समझ में आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, आते हैं सैंडविच पे। ये रहा अपना सैंडविच। सैंडविच पसंद है ना सबको? कौस्तुभ, देवांश, आयुषी, आरुषि। Yes, sir. Yes. अब देखिए सैंडविच में क्या होता है, अपने पास 2 ब्रेड होना चाहिए मिनिमम, जो मतलब ये सस्ता वाला सैंडविच है, ठीक है, एकदम ही सस्ता वाला। यहाँ पे 2 ब्रेड है अपने पास, ठीक है, और एक चीज, ये तो मतलब बेसिक चीज है कि 2 ब्रेड प्लस 1 चीज से एक सैंडविच बन सकता है, ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस इक्वेशन को ब्रेड और चीज वगैरह से हटा के मैंने क्या लिखा, 2b प्लस 1c या c विल गिव s फॉर सैंडविच, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं एंड में कि कैसे पहचानते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 40 ब्रेड ले लेता हूं, ठीक है, तो आप बताइए कितने चीज की जरूरत पड़ेगी और कितनी सैंडविच बनेगी। अगर मैं 40 ब्रेड लेता हूं तो कितने चीज, 20 cheese and 20 sandwiches. वेरी गुड, कैसे निकाला आपने, देखिए अब इन्होंने क्या किया, मैंने पूछ दिया कि ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा। इन्होंने क्या किया, जो बेसिक जो इनिशियल रिएक्शन दे रखा है, बैलेंस्ड रिएक्शन, जो इनिशियल बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखा है वो देखिए, 2 ब्रेड से एक सैंडविच कंबाइन हो रहा है, सॉरी 2 ब्रेड से एक चीज कंबाइन हो रहा है तो एक सैंडविच दे रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? 2 ब्रेड से एक चीज को मिलाया हमने तो एक सैंडविच मिला, तो 40 ब्रेड से हमें कितना मिलेगा, 20. 20 चीज तो बनेगा क्या, 20 सैंडविच बनेगा कि नहीं? Yes, sir. अगर अब Yes. मैंने क्या किया, इधर देख लीजिए, अगर अब मैंने 15 ब्रेड दे दिया आपको और प्लस में मैंने आपको 10 चीज दे दिया, अब बताइए कि यहाँ पे सैंडविच कितनी बनेगी? सर 7 और आधा, 7 हाफ। क्या 7.5? Sir, 12 and half. 12.5 का मतलब क्या 6 हो गया वो? चलिए ये फ्रैक्शन वाला हटा ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 16। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको आगे स्लाइड करता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा 16 ब्रेड प्लस 10 चीज, सब कोई फोकस करेगा, प्लीज प्लीज फोकस करिए इधर, कितना सैंडविच यही बताना है हमें, ठीक है। जो बेसिक बेसिक इक्वेशन एक गिवन होगा हर क्वेश्चन में उसको देखिएगा, 2 ब्रेड प्लस 1 चीज विल गिव 1 सैंडविच, ये एक बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, हर रिएक्शन का होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रेड जो है वो कंबाइन हो रहा है एक चीज से, तो एक ब्रेड जो होगा वो कंबाइन होगा 1/2 चीज से, होगा कि नहीं? Yes, होगा sir. कि नहीं? Yes, sir. तो Yes. यहाँ पे 16 ब्रेड जो है वो कितने चीज से कंबाइन होगा, 8 चीज से 8. कंबाइन होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. 8 Yes. चीज से कंबाइन होगा, और फिर 16 ब्रेड 8 चीज से कंबाइन होके, ठीक है, यहाँ पे 16 ब्रेड 8 चीज से कंबाइन होके 8 सैंडविच बना लेगा कि नहीं?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, यहाँ पे बस दो चीज बचा रह जाएगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दो चीज बचा रह जाएगा कि नहीं, ये रिमेनिंग आपके पास ब्रेड तो बचा नहीं ना कि आप फिर से सैंडविच बनाओ। Yes, sir. Yes, sir. ये जो ब्रेड होता है ना, यही जो खत्म हो जाता है यही कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसने प्रोडक्ट को कर दिया लिमिट। क्योंकि बगल वाले के पास तो एक्सेस में है और भी बनाओ, लेकिन उसके साइड में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो खत्म हो जाता है, और वो खत्म हो गया तो अब बना नहीं सकते, तो इसे कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? Yes. Yes. तो इसे यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो साफ साफ दिख जाता है, 2 से 1 बन रहा है, तो अगर 16 ब्रेड है तो 8 चीज चाहिए। अगर एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए आपका 2 ब्रेड से 1 चीज मिलना चाहिए, तो 16 ब्रेड से यहाँ 8 चीज मिलेगा, लेकिन चीज तो 10 है, इसका मतलब एक्सेस में है, ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? Yes, sir. तो बस इसे लिख लीजिए। देवांश कॉस्ट ऑफ डबल चीज बना सकता है 2020। सर प्लीज 2 स्लाइड बैक कर दीजिए। ओके, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। आरुषि, आपकी माइक खराब है क्या? हेलो हाँ, आवाज तो आ सर, रही आ है। रही है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं चैट समझाने के टाइम देखा नहीं था, ये इसी के लिए कह रही थी ना आप, जल्दी लिखिए। हाँ सर, हाँ बस। ये सर डन। चलिए स्लाइड एक और चेंज करते हैं, ये करिए। ये हो चुका है। ये सर ये वाली होगी। ये सबका हो गया। Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. यस सर। मैंने लिख दिया 15 ब्रेड को हटाइए, ठीक है। मैंने लिख दिया 40 ब्रेड, मैंने यहाँ लिख दिया 35 चीज, ठीक है। और यहाँ लिख दिया सैंडविच कितनी बनेगी। बेसिक इक्वेशन आपको पता है, मैंने बता दिया है, तो मैं इस पर नहीं लिखूंगा। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी सैंडविच बनेगी और कितनी सैंडविच रह जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। और मैं यहाँ सिखाऊंगा आप लोगों को ट्रिक, ठीक है। इधर देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए सारे लोग, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका, ठीक है। यहाँ पे जो सर 15 चीज बचेगी। 15 चीज बचेगी, तो एलआर कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर 40 ब्रेड। ब्रेड, ठीक है, ब्रेड है, 40 ब्रेड, ठीक है। इधर देख लीजिए, इसका सबसे आसान तरीका लिमिटिंग रिएजेंट कैसे, इसका जो बेसिक इक्वेशन है ना उसको दिमाग में रख के चलिए। इसका जो बेसिक इक्वेशन है उसको हम दिमाग में रख के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करिए आप, यहाँ पे एक रेशियो लेंगे हम लोग। वो रेशियो क्या होता है, जो गिवन होता है 40 अपॉन इनिशियल वाला 2। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या, प्रोडक्ट हो सकता है क्या लिमिटिंग रिएजेंट? लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा या राइट हैंड साइड पे? So left में. हमेशा लेफ्ट में होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को लिमिट करता है, ठीक है। प्रोडक्ट को लिमिट करने का मतलब प्रोडक्ट को एक हद तक बनने देता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट को? 35/1 और 40/1। हमेशा क्या करिए, अगर लिमिटिंग रिएजेंट बस रिएक्शन देख के आपको बताना है, तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है और एक गिवन इक्वेशन होता है, ठीक है। अब ये गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ब्रेड का और जो बैलेंस्ड इक्वेशन का है, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 40/2, तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर इसमें 35/1 35 आ जाएगा। अब इसमें जो छोटा होगा वो होगा LR। क्या होगा? LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये रेशियो डायरेक्ट बता देगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, ये पता चल गया कि एल आर होगा, ये क्या बोलते हैं, ब्रेड, ब्रेड हो जाएगा एल आर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सैंडविच कैसे बना? तो मैं यहाँ पे एक और रेशियो लिखूंगा, यहाँ पे मान लेता हूँ इसका एक्स, एक्स बना है, मैंने इसको मान लिया सपोज एक्स, तो x/1। अब जो एल आर होगा ना, एल आर वाला रेशियो, उसको हमेशा इसके बराबर पुट कर दें, हमेशा इसके बराबर पुट कर दें। तो 40/2 इज इक्वल टू x/1, विच मीन्स किस किस का आंसर आ रहा था, सैंडविच 20 बनेगा। Sir, मेरा। आ गया? Yes, sir. बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे बस एकदम ही ट्रिक बता दिया मैं। अब आपको यूनिटरी मेथड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, वो बस रेशियो निकालने आना चाहिए। एक गिवन इक्वेशन होगा बैलेंस, और जिसके बारे में पूछ रखा होगा। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारा, इसे लिख लीजिए आप लोग। लिमिटिंग रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जेई के लिए। वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड देवांश, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं? Yes. चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हूं मैं, क्वेश्चन में है अपने पास डिटरमाइन द एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंप्लीट स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस, स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस, कंप्लीट स्टोइशियोमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, देखिए एक क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बोला कि एक इक्वेशन गिवन होगा 7a + 6b विल गिव 3c + 4d। अब यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन में चेंज किया, यहाँ बोला कि a का जो मोल है, ठीक है, वो है आपका 21a, b का जो मोल है वो दे दिया 24b। अब यहाँ पे क्या दे दिया, c कितना होगा, यहाँ पे d कितना होगा। कंप्लीट एनालिसिस करना है, मतलब ये कि आपको ये बताना है कि एलआर कौन है, एलआर कौन है, कौन कौन एलआर है, लिमिटिंग रिएजेंट, और सी कितना बना और डी कितना बना। बहुत आसान है। एलआर तो दिख गया, सबको दिखा होगा, चमका किसी को एलआर लिमिटिंग रिएजेंट? सर ए। A. ये वेरी गुड। कैसे भाई, ये देखिए आपका ये गिवन है 21/7, ये है आपका 24/6। दिख रहा है हमें कि ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो आपका एल आर कौन होगा, आपका एल आर ए हो जाएगा। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें क्या निकालना है, सी और डी निकालना है। ये अभी अभी जस्ट बताया हूँ कैसे निकालना है डायरेक्ट। एक तो अपने पास यूनिटरी मेथड हमेशा जिंदाबाद, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा ही सकते हैं। उसके अलावा आपको मैंने एकदम आसान तरीका बता दिया है। वैसे यूनिटरी मेथड से भी ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को, और वो रेशियो से भी बताऊंगा। जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट एक बार मिल गया, सारे प्रोडक्ट को उसी से कनेक्ट करिए, सारे प्रोडक्ट को उसी से कनेक्ट करिए। एक्सेस में जो होगा उसके पीछे मत भागिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, ना कि एक्सेस वाले के हिसाब से बनेगा। ठीक है, एक्सेस में आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्स होगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाएगा, बट लिमिटिंग रिएजेंट के वजह से प्रोडक्ट बनता है, वही लिमिट करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, सर C9 आ रहा है। C9 आ गया, C9 आ गया, 3 3 3 3 1/3 9 आ गया। डी कितना आया? सर निकाल लें। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि सबको समझ में नहीं आया है। जिसको भी नहीं आया है वो पूछ ले प्लीज। सर 16D आएगा। क्या? सर 16D आएगा। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, वो 12 आएगा।
12 आएगा। बताऊं मैं, आयुषी कितना आया आपका? ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। आरुषि, आयुषी, आशीष, कौस्तुभ, तो समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? नो सर चलिए नहीं आया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इधर देखें। दोनों मेथड से बताऊंगा मैं, किसी को नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। 7a प्लस 6b विल गिव 3c प्लस 4d, है ना? 3c Yes. प्लस 4d, ओके। ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि a हो गया 21, b हो गया 24, तो हमें निकालना है c और d। हमें दोनों ही निकालना है, c और d। क्लियर है? तो ये चीज तो पता है हमें कि ये दे रखा था 7 6, तो ये दे रखा था। जब ये नंबर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा, ये बात तो पता है ना? Yes. यस सर। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने में किस किस को प्रॉब्लम हो रही थी, बताइए जरा। लिमिटिंग रिएजेंट हर कोई फाइंड आउट कर ले रहा था? Yes. सब आ गया। यस चलिए यहाँ पे देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट हर कोई फाइंड आउट कर लिया। कैसे? 21/7, 24/6, तो ये दिख रहा था, ये 4 है, ये 3 है, तो ए जो होगा अपने पास LR हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सी और डी। तो देखिए, मेरे कहने का सबसे पहले आसान वाला तरीका बता देता हूँ। मेथड 1 जो बहुत ही आसान है, 21/7 यहाँ पे निकाला आपने, यहाँ निकाला 24/6। मैंने बोला था इसको x ले लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा x/3। इसको y ले लीजिए, ये क्या आ गया y/4 आ गया। तो मैंने क्या बोला था आपसे, जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उसको इससे कंपेयर कर दीजिए। जब आप इससे कंपेयर कर रही हैं तो दूसरा प्रोडक्ट से भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21/7 इज इक्वल टू x/3, तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 9 आ गया। अब फिर से आप करिए 21/7 इज इक्वल टू y/4, ठीक है, ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया कि नहीं? Yes, sir. इसको कभी भी Yes, एक sir. बात ध्यान में रखिए, ए क्या है? LR है। अगर ए अपना LR है, ए अपना LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो बी होगा वो एक्सेस में होगा। तो बी के बराबर कभी भी मत रखिएगा, कभी भी बी के बराबर मत रखिएगा, क्योंकि बी ज्यादा है। या तो ये कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना रिएक्ट कर रहा है, उसके बराबर रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बी के बराबर नहीं रखना है। तो ये सबसे पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड देखेंगे आप लोग। यस Yes, सर। sir. ये पहले लिख लीजिए, ये पहले लिख लीजिए। सर डन। डन। अब देखिए दूसरा मेथड देखिए जरा मेरा, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7a प्लस यहाँ आ गया 6b विल गिव 3c प्लस 4d। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 21a, यहाँ कितना है? 24b। यहाँ पे हमें निकालना है c प्लस d का वैल्यू, ये निकालना है। अब खुद ही देखिए भाई, इसमें बस इतना पता करना होता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये पता चल गया कि ये LR है। ठीक है, अब अपना बेसिक इक्वेशन लीजिए। ठीक है, मैंने बोल दिया जो LR है उसी के हिसाब से आप करिएगा तो सही आएगा, एक्सेस वाले हिसाब से करिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, Yes. अब देखिए Yes, इसका जो 7 है वो C कितना बनाता है? 3 बनाता है। 7 से 3 बन रहा है कि नहीं? ये बेसिक इक्वेशन है। Yes. Yes. यस सर। 7a 3 दे रहा है C का, तो 1 जो A का 1 होगा, ठीक है, 1 ये कितना देगा? 3/7 देगा। यस सर। Yes, sir. इसका 21 कितना दे देगा भाई? इसका 21 कितना दे देगा? 3/7 इंटू 3। 21. अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हाँ, ये 21 कितना दे देगा? 3/7 इंटू 21, विच मीन्स 9 आ गया कि नहीं? 9 आ गया कि Yes, नहीं? यस sir. सर। सिमिलरली डी वाले का कर लिए कि 7a जो है वो डी कितना दे रहा है? 4 दे रहा है, तो इसका एक कितना देगा? 4/7 देगा। तो इसका 24 कितना देगा? 4/7, सॉरी 6 दे रहा है ये,
एक मिनट रुक जाइएगा। ए जो दे रहा है, डी कितना दे रहा है, 4 दे रहा है ना, तो 1 जो देगा वो 4/7 देगा, 4/7 देगा ना। Yes. तो यहाँ Yes, sir. 24 है, 24 में 4/7 इंटू 24, ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। सर क्या कौस्तुभ क्या कहना चाहते हैं? आई दिया, आई दा दिया आंसर। एक मिनट रुक जाइएगा। 7 से ये 4 मिल रहा है, तो 1 से 4/7 मिलेगा, तो 24 से 24 ही था ना यहाँ पे। सर ये हम 21 से करेंगे, लिमिटिंग एजेंट अरे 21 हाँ, है। ओहो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। तो 21 से करेंगे तो यहाँ 1 करेंगे, तो 7 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज लिमिटिंग रिएजेंट से करिए, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से। समझ में आया? Yes, sir. ये वही मैं देख रहा हूँ कि 24 कहाँ से है और कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये है आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड, और ये है आपका वो रेशियो वाला, ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यहाँ पे Yes, अगर sir. एक चीज और पूछा जाए आपसे कि बी कितना बचा, अगर एक्सेस में है तो बचेगा यहाँ पे, Yes, sir. Sir. तो इसको भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7a+6b, और यहाँ दे दिया 24a+21, 21a+24b, यही है ना। Yes, Yes. sir. अब Yes. यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन को लेंगे, 7a से 6b रिएक्ट हो रहा है, तो 1a से 6/7 होगा, तो 21 से 6/7 इंटू 21, यानी ये 16 3 जा 18 रिएक्ट होगा, बी जो होगा वो 18 रिएक्ट होगा, तो जो बचा होगा रिमेनिंग वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, Yes. Yes, sir. हो जाएगा ना। तो सबको समझ में आया क्या? अभी इस पे और Yes, क्वेश्चन sir. आ गया. करेंगे पता चलेगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कराएं। Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे है अपने पास 2a+5b will give 3c+4d। तो अपने को दे रखा है यहाँ पे 20a+25b will give c कितना देगा, d कितना देगा, lr कौन है, एक्सेस में कौन है, कितना रिमेनिंग होगा एक्सेस में, ये सब बताना है। दिस इज योर रिएक्शन and I want all of you to do it. सर लिमिटिंग एजेंट है ये। किसने बताया? सूर्यांश, आपने? यस सर। लिमिटिंग Sir, रिएजेंट B है, है. Sir, B B है. है. B. B है. बी है। ये है।
डन। आशीष आपने बोला यस सर। सर आंसर भेज दिया चैट बॉक्स में। आशीष एक्स जो है 15 है। देवांश डी कितना है? बचे एक्सेस में कौन है, ए या बी? एक्सेस में कौन है? आयुषी वेरी गुड। ए ए एक्सेस में है, ठीक है। कितना एक्सेस में, कितना बचेगा? I 5 बचेगा, परसेंट नहीं, ठीक है 5 बचेगा। चलिए जरा देखते हैं। 5। बहुत अच्छा लगा, इतना सारा आंसर आया। अगर किसी को भी अभी भी जरा सा भी तकलीफ हो क्वेश्चन समझने में, आंसर समझने में, बताए। अभी अच्छा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ देखिए, सबसे पहले आसान तरीका तो ये 20/2 और 25/5। ये देख रहा है कि ये छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका LR। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट LR हो गया 5B। अब हर चीज इसके हिसाब से होगा। देख लीजिए यहाँ पे 20/2 इज इक्वल टू, सबसे पहला तरीका यही है मेरा, ठीक है, x/3 और यहाँ पे y ले लेंगे, y/4। तो बस ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका अगर क्या है, ए है लिमिट, ए नहीं बी है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको एक बार इसके बराबर पुट कर दीजिए, एक बार इसके, तो यहाँ पे 5 आएगा पता हमें, तो x/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, और y/4, तो ये 5 इज इक्वल टू y/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हमें ए सी और डी मिल गया। अब हमें ये पता करना है कि ये कितना रिएक्ट करेगा इससे। ठीक है तो हम सबसे पहले इसमें करने का तरीका यही है। ए कितना आ रहा था? 10। एक मिनट रुक जाइए जरा। ए बचेगा कितना? किसी ने 5 बता रहा था, कोई 5 बता रहा था मुझे। देखिए यहाँ पे ए बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड लगाइए, कुछ समझ में नहीं आया यूनिटरी मेथड लगाइए। ठीक है, 5B ए से रिएक्ट कर रहा था, 5B 2A से रिएक्ट कर रहा था, तो 1B 2/5 ए से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे 25B, क्योंकि ये LR है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 25B कितने से रिएक्ट करेगा, 2/5 इंटू 25, और ये कितने टाइम्स पे चला जाएगा, 10A। कितना बचा, 10। यानी यहाँ पे जो यूज होगा बेसिकली वो 10 होगा, तो बचेगा कितना, 10 ही तो बचेगा। 10. 10 यूज हो गया तो 10 बचेगा। Yes, देवांश समझ आया? देवांश, अच्छा हाँ ये तो मैसेज करेंगे, यस सर। चलिए दूसरी बात कि अगर इसको निकालना है, हमें नहीं पता है कि कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा अगर आप लोगों को, आप लोग क्या करिए, लिमिटिंग रिएजेंट बस फाइंड आउट कर लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ए कितना रिएक्ट हुआ। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए कितना रिएक्ट हुआ तो हम ये निकाल लेंगे कितना बचा, क्योंकि टोटल तो दिख रहा है 20। यहाँ पे हम मान लेते हैं जेड है, क्या मान लेते हैं, जेड, तो इसके जगह हम क्या कर देंगे, z/2 कर देंगे और इसके बराबर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, z/2 इज इक्वल टू 25/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 5 2 10, z कितना आ गया 10, मतलब ए का वैल्यू आ गया जो रिएक्ट करेगा, 10 आ गया कि नहीं? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? सर एक बार फिर से समझा दीजिए वाला। चलिए, 2A + 3B विल गिव 3C + 4D, यही दे रखा था ना? Yes. दूसरे में दे रखा था 20A + 25B will give x + y d, और ये c। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बात है, 20/2 कर दीजिए, 25 बाई ये 5 था ना, 5. 25/5 कर दीजिए, यहाँ x/3 कर दीजिए, और ये y/4 कर दीजिए। क्लियर है? क्लियर है सबको? So, ये LR आ गया अपने पास, ये आ गया LR, ये रहा LR, तो ये इसके बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए। मतलब कि एक बार इससे इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। और जो ये तो एक्सेस में आ गया,
अब सपोज हमें ये पता करना है कि ए जो है वो कितना रिएक्ट हो रहा है या कितना बचा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना रिएक्ट हो रहा है तो ये तो निकाल ही सकते हैं ना कितना बचा है, क्योंकि टोटल 20 है। तो 20 के जगह मैं ले Yes, sir. लेता हूँ एक्स, क्या ले लेता हूँ, वो जेड ले लेता हूँ, एक्स ले चुका हूँ, मैंने ले लिया एक्स जेड। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, z/2 बनेगा कि नहीं, मैंने Yes, खुद से sir. सपोज कर लिया। और इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट वाला 25/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। Yes, sir. यानी ये जो है वो 10 रिएक्ट हुआ है, तो बचा है कितना, 10 बचा है। हर तरीके से सोच सकते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा ना अपना, हर चीज आपको समझ में आएगा, हर चीज, हर तरीके से। स्लाइड चेंज करूं, Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करता हूं। अब आते हैं सही से क्वेश्चन पे। यस सर, वेरी गुड। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी moles of CH4 are required, CH4 are required to produce 22 gram of CO2 after combustion। और ये जो रिएक्शन है आपको क्लास 8 से पढ़ाया जा रहा है कंबशन में, 8 9 10 11 में आप पहुंच गए हैं, तो आई होप कि आप लोग रिएक्शन खुद ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बताइए। कौन है वो, जीरो 0.5 मोल, हु इज दिस, देवांश, वेरी गुड। सर 0.5 आ रहा है। हाँ वेरी गुड। तो आप लोगों ने कैसे किया, CH4 लिखा प्लस इसको O2 प्लस CO2 प्लस H2O, और इसको कर दिया बैलेंस। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसमें पता चल रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। अब इसमें गिवन है कि इसका 22 ग्राम है, इसका 22 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, कितना आया 0.5 मोल। किसका आया 0.5 मोल, 0.5 मोल किसका आया बताइए, CO2. CO2 का। लेकिन हमें निकालना किसका है, CH4 का। तो यहाँ देख लेंगे ये बैलेंस्ड है, तो इसका 1 इसका 1 देता है, CH4 का 1 मोल, अगर 1 इसका है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से कंबाइन होके इसका 1 मोल देता है कि नहीं,
Yes. बताइए 1 मोल देता है, तो अगर इसका 0.5 बना होगा तो ये भी तो 0.5 ही होगा ना। Yes, sir. ठीक है, जिसके बारे में देखिए डायरेक्ट कंपेयर करना सीखिए, जिसके बारे में पूछा है और जिसके बारे में दिया है। ठीक है, अब O2 और H2O के बारे में कुछ नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये रिएक्टेंट में है, ये प्रोडक्ट में है, तो 1 मोल ऑफ CH4 विल गिव 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो 0.5 मोल CO2 का बन रहा है, यानी CH4 ने 0.5 मोल दिया होगा तो इसका बना होगा, है कि नहीं? अरे किसी को समझ Yes. आया? Yes, sir, आ गया। चलिए स्लाइड चेंज करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में है आपका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4, सॉरी ये तो वही दे रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, रुक जाइए, द नंबर ऑफ moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of अमोनिया। अमोनिया वाला रिएक्शन याद है या लिखवाना पड़ेगा, बताइए। ट्रू हैवर्स प्रोसेस, बताइए जरा। सर लिखवा दीजिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है N2 + 3H2 will give 2NH2। सर 30 मोल्स। 30 मोल्स किसका? सर NH, किसका 30 मोल्स? सर NH3 क्वेश्चन पढ़िए एंड जरा। एनीवन एल्स? बताऊं मैं? आयुषी, आरुषि, देवांश? सर हाइड्रोजन का होगा 30 मोल्स। अब आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? सर बता रहे। लग तो नहीं रहा है। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia, very good, हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, देखिए एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जिसके बारे में पूछे उस पर फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा उसके बारे में क्यों फोकस करें। ठीक है, तो देखिए ये वाला रिएक्शन है और इसमें नाइट्रोजन का नाम ले ही नहीं रहा, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी इसका 20 मोल्स है, 20 मोल्स बनाना है और इसमें x कितना होगा। ठीक है, कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं।
यूनिटरी मेथड या फिर मेरा जो मैंने सिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड बनाते हैं। इस वाले मेन इक्वेशन से पता चलता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मोल NH3 जो है आपका देता है 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल NH3 जो है वो कितना मोल हाइड्रोजन देगा, 3/2 मोल हाइड्रोजन देगा। तो वैसे ही 20 मोल्स ऑफ NH3 जो है वो कितना दे देगा, 3/2 × 20, विच मीन 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। सबको आया, आयुषी, आरुषि, आशीष। Yes, sir. अब दूसरी बात, सबको समझ में आ गया, ये लिख लीजिए। और उसके बाद बताइए कि अगर 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोल्स कितना होगा। इफ 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन का मोल्स कितना होगा। टेन, आरुषि ने कहा 10, तो 1 से 3, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इसका 1 मोल, इसका 3 मोल दे रहा है, तो इसका 10 मोल, इसका 30 दिया होगा, है कि नहीं। 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। हेलो Yes. सूर्यांश, ठीक है। और दूसरा तरीका वही है आपका, मेरा वाला जो मैंने रेशियो दिखाया आपको, रेशियो सिखाया आपको, 3H2 + 2NH3 है, इसका 20 मोल दे रखा है, इसका हम ले लेंगे x मोल, बस रेशियो लेंगे x/3 = 20/2, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 है तो x = कितना आ गया, 30 मोल्स आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे 30 मोल्स आ गया इसका। अब मान लीजिए इसका निकालना है, इसका y ले लिया, अब इसमें रेशियो ले लेंगे y/1 = 30/3, ये भी निकाल सकते हैं। रेशियो वाला फटाफट होता है, और ये तभी अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे फिलहाल, किस पे, कॉन्सेप्ट पे और एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि 10 में 10 सही होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं, ये ट्रिक वो ट्रिक नहीं, नहीं तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी बिगड़ेगा और निगेटिव मार्किंग भी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। Yes. चलिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल लिखिए, जरा स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। फाइंड आउट द मास ऑफ, बड़ा सा सवाल है, सही से लिखिएगा, ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट that must be decomposed decomposes या decompose to produce, that must be decomposed to produce a sufficient quantity of CO2, quantity of CO2 to convert 10.6 gram Na2CO3 completely into NaHCO3. Assume that H2O present for
कन्वर्जन 1। इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बताइए आप लोग इक्वेशन इसका लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। when 20 नेक्स्ट स्लाइड इसी पे देता हूं। when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of, सर फर्स्ट वाले की इक्वेशन बता दीजिए। एक बार ट्राई करिए थोड़ा सा। each at STP find mole of, ये दोनों क्वेश्चन में एक में कोई इक्वेशन लिखिए और एक में क्वेश्चन सॉल्व करिए दूसरा वाला। बस मैं अभी आया। हो गया? आप लोगों ने कुछ किया? सर सेकंड वाला हो गया। कितना आएगा फाइंड द मोल्स ऑफ HCl? सर 1। इट्स 1 मोल। LR कौन है? सर Cl2 वेरी गुड। क्लोरीन। और किसी का आया? हेलो, आयुषी, आरुषि, आशीष, सूर्यांश। सर फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले की इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। देखिए पहले दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं, छोटा है। इसमें दे रखा है कि आपका H2, ये वाला रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं, H2 + Cl2 विल गिव 2 HCl। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इसका कि ये 22.4 लीटर है और ये कितना है, 11.2 लीटर है। तो हमें इसका मोल्स बताना है, मोल्स ही बताना है ना। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, HCl का नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 11.2 अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हाफ मोल आएगा। यानी इसका 1 मोल, इसका 0.5 मोल दे रखा है और इसका निकालना है। तो हम सबसे पहले आएंगे इस वाले इक्वेशन पे, जो बेसिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू गिव 2 मोल ऑफ HCl। तो एक बात बताइए, इसका तो 1 मोल है लेकिन इसका 0.5 मोल है, और ये हमेशा 1:1 का रेशियो में रहता है, और यहाँ 1:1/2 दिख रहा है। इस वजह से ये क्या होगा, LR होगा कि नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आप खुद बताइए, ये LR हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 रिएक्ट करता है तो इसका 0.5 से ये भी 0.5 रिएक्ट करेगा,
और ये भी 0.5 रिएक्ट करेगा, और ये 1 से 2 देता है तो 0.5 से कितना देगा, डबल देगा, 1 मोल देगा कि नहीं, Yes, sir. दे देगा ना। Yes, sir. अगर ये पूछ देता कि H2 कितना रिमेनिंग है तो 0.5 मोल रिमेनिंग है। पूछता कि H2 का मास कितना बचा, मास कितना बचा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ 0.5 मोल रख देते, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 होता है, तो मल्टीप्लाई होके मास जो बचा वो कितना ग्राम बचा, 1 ग्राम बचा। बचा कि नहीं? यस सर। सर एक बार स्लाइड बैक कर दिए। जी जी मैं कर रहा हूँ, ये पहले लिख लीजिए आप लोग सही से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन का रिएक्शन लिखूंगा, बस बाकी सारा काम आपका होगा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये वाला होगा, जितना सोचना होगा सोच लीजिएगा और फिर करके लाइएगा। हो गया? ये क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों ने दूसरे वाला? यस सर। Yes, sir. अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे करते हैं, बस क्या क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड आउट द मास ऑफ CaCO3। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CaCO3 का मास निकालना है, दैट मस्ट बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2 टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम Na2CO3। इतना आगे जाने की नहीं जरूरत है, हमें ये बता रहा है कि CaCO3 का मास निकालना है जो कि डिकम्पोज किया जा रहा है। तो हम CaCO3 एक इक्वेशन लिखते हैं, और इसको क्लास 10th में ही पढ़ा हमने कि कैसे डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है ना? अरे बताइए। Yes, sir. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दैट मस्ट बी डिकम्पोज कर दिया हमने, टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2, टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ CO2, तो CO2 मिल गया अपना, ठीक है। अब अपने को क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम Na2CO3, 10.6 ग्राम Na2CO3 completely into NaHCO3, ठीक है। यानी यहाँ पे जो करना है आपको, Na2CO3 को क्या करना है, NaHCO3 में चेंज करना है। कर सकते हैं आप लोग? बताइए। यहाँ पे देखिए Na2CO3 को कंप्लीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, प्लस में वाटर कन्वर्जन के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है NaHCO3, 2NaHCO3 आ रहा है। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने रिएक्शन लिख दिया। कैसे कि सबसे पहले CaCO3 को डिकम्पोज करना है, ये किया। उसमें बोला कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, निकाल लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, टू कन्वर्ट CO2 टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है, इंटू NaHCO3। तो इस H के लिए H2O, बस कन्वर्जन प्रोसेस के लिए है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहा हूँ, आप लोग घर से करके लाइएगा। Na2CO3 का मास कितना है, 10.6 ग्राम है, बताइए। हेलो। Yes, यस sir. सर। अगर 10.6 ग्राम मास है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। यस सर। अब इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट होता है, तो जितना Na2CO3 का मोल आएगा उतना ही CO2 का मोल होगा। एक दोनों के दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है। हेलो आयुषी, सूर्यांश, Yes, फिर sir. से समझा दीजिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि Na2CO3 का मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग? बोलिए आशीष। आयुषी आपने उल्टा लिखा है ये रिएक्शन, बस, ठीक है। इधर देखिए आशीष, अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा। सूर्यांश, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. देखिए ये समझ में आया कि नहीं कि इसका 10.6 ग्राम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसका एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है, तो Na2CO3 का जितना मोल आएगा उतना CO2 का मोल होगा। और ये जो CO2 का मोल होगा यहाँ पे यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो उठा के यहाँ रखा हमने,
यस सर। और इसका CaCO3 का 1 मोल CO2 के 1 मोल से होता है, तो CO2 का जितना मोल होगा उतना ही CaCO3 का मोल्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मास निकाल सकते हैं ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इस पे फोकस करके थोड़ा सा पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारा, उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के तरफ। लेकिन आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके इस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और किसी को किसी तरीके का डाउट? Sir, ये सर लास्ट क्लास में आपने जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए वेल्डिंग फ्यूल गैस वाला, सर वो एक बार सोल्यूशन बता दीजिए। वेल्डिंग वाला कौन सा दिया था? लास्ट क्लास में दिया था मैं। सर वो जो था, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only burning a small अच्छा अच्छा sample. अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट, वो क्वेश्चन निकालने दो। क्वेश्चन वो जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह भी पूछा था। यस सर। ओके, और किस किस से नहीं हुआ बताइए। और कोई है जिससे हो गया? सूर्यांश, आपसे ही हुआ था ना बस, बाकी कोई पूछा नहीं था मुझसे। चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, उस पर फोकस करिए सबसे पहले। उस पर देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अ वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन रखता है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and 0.690 gram of H2O and no other product. A volume of 10 liter of this welding is found to weigh 11.6 gram. एम्पेरिकल इसमें मैं आज हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में बोलिएगा, फिर मैं दोबारा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका मोलर मास वगैरह निकाल के उसमें देखेंगे कि टोटल कार्बन प्रेजेंट कितना है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे 1 मोल यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 जो होगा, ठीक है, कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन रखता है। कितना रखता है? 12 ग्राम। और हमें कितना दे रखा है? 3.38 ग्राम दे रखा है। तो 1 मोल इतना 44, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3.38 ग्राम में ये कितना रखेगा? 12/44 इंटू 3.38। तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि कितना ग्राम कार्बन है, बस कार्बन पता चलेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी निकालेंगे, H2O में इतना है उसी हिसाब से हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे। अब हाइड्रोजन और कार्बन मिल गया तो इस हिसाब से हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का निकाल रही है तो हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा पता है? 0.96 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है ना, तो यहाँ पे H2O का कितना है? 18 है। एक मिनट, H2O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/18 इंटू 0.69 ग्राम। तो यहाँ पे जो भी मासेज आएगा दोनों का सम कर दीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा हाइड्रोजन और परसेंटेज निकाल लीजिएगा कार्बन को, ठीक है। परसेंटेज आने के बाद आप जैसे जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कराया था, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, रेशियो लेना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा इजीली, ठीक है। आरुषि एक बार आप सही से एक बार और ट्राई करिएगा, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं पूरा क्वेश्चन ये कराऊंगा मैं क्लास में, ठीक है। और किसी को कुछ? ये Yes, काफी sir. लेंथी है। हाँ बोलिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स हैं एक डाउट क्लास भी लगा लेंगे हम लोग, अगर आप लोगों को ज्यादा डाउट्स होगा या फिर जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है।